मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है अनुराग, आज हम गवर्नर जनरल बिफोर 1857 की सीरीज में लास्ट गवर्नर जनरल करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, बिफोर 1857। अब जब हम 1857 के रिवॉल्ट और बाकी कंसेप्ट करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस को पढ़ लेंगे, फिर हम 1857 ऑनवर्ड्स गवर्नर जनरल स्टार्ट करेंगे। 1857 तक के गवर्नर जनरल की इन सीरीज में आज जो हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे ये है लॉर्ड डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया है। कई किताबों में या कई जगहों पे इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है। यूपीएससी अपने आप में ये सवाल पूछ चुका है कि लॉर्ड डलहौजी वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इलेबोरेट। आज हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम में एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल के तौर पर एक पर्सन अपॉइंट हुआ, वो मेकर और फादर ऑफ द इंडिया कैसे बना। हम ये कहते हैं कि राजा राममोहन राय वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। साइमल्टेनियसली मैं ये कह रहा हूँ कि लॉर्ड डलहौजी खूबसूरती से आपके सामने रखेंगे कि उनके किए कार्य कैसे आज के मॉडर्न इंडिया का बेसिस हैं, जिसमें दिया तो किसी ने था वो प्रोसेस, लेकिन यूज़ किसी ने किया उस प्रोसेस को देश के विकास के लिए। लेकिन वह चीज़ें अगर दी ही ना गई होती तो आपकी इच्छा, आपकी शक्ति, आपके थॉट कुछ भी होते, बिना अवेलेबल ऑपरेटर्स के आप उसे अपने बेनिफिट में कन्वर्ट कैसे करते। तो मेकर ऑफ इंडिया के तौर पर जब हम इन्हें जानते हैं तो ये फादर ऑफ द रेलवे है, इंडियन रेलवे। ये फादर ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है। ये फादर ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। ये फादर ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। ये फादर ऑफ द पोस्टल सिस्टम है। ये फादर ऑफ द कनाल सिस्टम, फादर ऑफ द ब्रिज, फादर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हर उस क्षेत्र के फादर हैं जिनसे आज के मॉडर्न भारत बना है। लेकिन जिस समय इन्होंने दिया, इनकी मंशा क्या थी, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और आज दिन तक हमारी इंडियन फोर्सेस, मतलब कि फोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, कस्टम, वैल्यू, रिलीजन, एवरी फोर्स ऑफ इंडिया कैसे यूज़ कर रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन रेलवे ने एक समय पर देश की यूनिफाइंग फोर्स का काम किया, राष्ट्रवाद का विकास किया। कैसे होता ये अगर रेलवे ही ना होती। रेलवे डलहौजी ने दी है, इसलिए मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मॉडर्न इंडिया को बनाने में रेलवे ज़रूरी था और वो रेलवे डलहौजी ने दिया। कड़ी जोड़ ली ना आपने। आज अगर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ना होता तो किसी ज़माने का भारतीय डिपार्टमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जिसे हम PNT कहते थे, वो अलग हो करके पोस्टल सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन में ना बदल के आज IT का रेवोल्यूशन कहाँ से होता। आज कंप्यूटर, डिजिटाइजेशन और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको कहाँ से दिखता। आज GSM, CDMA, इस तरह की मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ आप कहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। और आज नेटवर्किंग का दौर कैसे आता। पोस्टल सिस्टम ना होता, आज इंडियन पोस्टल हाउसेस, पोस्ट ऑफिसेस, डिफरेंट पोस्ट पेमेंट बैंक्स, डिफरेंट कनेक्टिविटी, फाइनल इंक्लूजन कहाँ से होता। ये सारी मॉडर्न फोर्सेस का जन्म उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डलहौजी ने दिया था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट को देने में वह मॉडर्न मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया माने जाते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातों को आज हम समझेंगे। डलहौजी का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे चैप्टर के लास्ट में, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके किए हुए कार्यों से। यह इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए। लॉर्ड डलहौजी एक रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के यंगेस्ट गवर्नर जनरल कहलाए हैं और लॉर्ड डलहौजी ने एक लंबे समय तक बोर्ड ऑफ ट्रेड में, यानी कि जो ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी हुआ करती थी, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करता था, उस बोर्ड ऑफ ट्रेड में लंबे समय तक सर्व किया है। ये वहाँ की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी हुआ करते थे। इनका एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बैकग्राउंड, इनका ऑटोक्रेटिक माइंडसेट और इनकी उस समय की एक्सपेंशनिस्ट एंड कंसोलिडेशन आइडियोलॉजी बिल्कुल पर्याप्त थी इन्हें उस समय के भारत भेजने के लिए। ऐसे में निर्णय लिया गया और इन्हें भारत भेजा गया। भारत में उस समय गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग को रिप्लेस किया किन्होंने, लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक 8 साल तक इनका कार्यकाल भारत में रहा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 8 इयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आज के पहले आपने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दी हुई सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसने भारत में ब्रिटिश कंट्रोल का एक्सपेंशन काफ़ी बड़े एरिया तक एक्सपेंड कर दिया था और बहुत सारा जोग्राफिकल एरिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया था। उस एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्स ऑफ द एम्पायर को एक फाइनल कंसोलिडेशन वर्जन प्रोवाइड करने का काम लॉर्ड डलहौजी करेंगे और इनकी पॉलिसी होगी डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनसे जुड़ी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में 2 पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही। एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, किसने दिया था कुणाल? सब्सिडरी अलायंस बेटे वेलेस्ली ने दिया था। और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कौन देंगे? नाम पढ़ो बेटा, लॉर्ड डलहौजी देंगे। आप आ जाओ, लेक्चर में आ जाओ हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी देंगे। कब से कब तक थे ये? 1848 से 1856, 8 साल के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पहले समझें, फिर हमें बेहतर वे में चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, बाय रूल अब तक भारत में प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे और वो प्रिंसली स्टेट्स के जो नेचर था वो 3 नेचर थे। तो टोटल 3 कैटेगरी के प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। कैटेगरी 1 के प्रिंसली स्टेट बेटे करण कौन से थे? ये वो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो जीवन के कार्यकाल में कभी भी ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहे और आज भी अधीन नहीं है। इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। क्यों ऐसी स्टेटमेंट है मैंने बोली, सुनने में सेम लगी हो। कई बार क्या होता है कि कुछ पावर्स किसी ज़माने में अधीन रही होती हैं लेकिन आज इंडिपेंडेंट होती हैं। किसी ज़माने में आज़ाद होती हैं और आज अधीन होती हैं। कि कुछ ताकतें किसी ज़माने में ट्रिब्यूट दे रही होती हैं लेकिन आज नहीं दे रही होती हैं। कुछ ताकतें पहले नहीं दे रही थी लेकिन आज दे रही हैं। तो जो कभी नहीं अधीन रहे और आज भी अधीन नहीं है, जिन्होंने कभी नहीं दिया ट्रिब्यूट और आज भी नहीं दिया, ये है कंप्लीट इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स। ये एज अ पैरामाउंट पावर या तो किसी को भी नहीं मानते होंगे, या पेशवा को मानते होंगे, या मुगलों को। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट। ये स्टेट्स या तो कंप्लीट सोवरेन या इनके ऊपर पैरामाउंट सी रही होगी मुगल्स या फिर पेशवा। दूसरे स्टेट्स ये वो स्टेट्स थे जो राजा हैं, ये ब्रिटिशर्स के आशीर्वाद से राजा नहीं बने, दे वर रूलर। लेकिन या तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये युद्ध में हरा दिए गए, या बिना युद्ध में हारे, या युद्ध में ब्रिटिशर्स की सहायता लेने की वजह से, कोई भी कारण रहा हो, ये ब्रिटिशर्स के अलाय बन गए, उनके सबऑर्डिनेट बन गए और इन्होंने पेशवा और मुगल की पैरामाउंसी की जगह पर ब्रिटिश पैरामाउंसी को एक्सेप्ट किया। तो इन्हीं को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट अलायंस। ओके, ये कैटेगरी 2 स्टेट्स हैं। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, थर्ड स्टेट हरकवल, ये वो स्टेट हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं या जिन्हें ब्रिटिशर्स ने रिवाइव किया है। जैसे 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वोडेयार राजा को गद्दी पे बैठाना, तो उसे किसने इंस्टॉल किया? अंग्रेज़ों ने। बड़ी बात की नहीं। जैसे 1818 के एंग्लो मराठा थर्ड वॉर के ख़त्म होने पर सतारा में शिवाजी के वंशजों को ढूंढ के आके लाके बैठाना, बड़ी बात है कि नहीं है? तो इस तरह के स्टेट्स जिनको ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल किया, जिनको ब्रिटिशर्स ने रिवाइव किया, जो शासक कभी पहले रहे होंगे लेकिन अब लंबे समय से नहीं चल रहे, गद्दी ब्रिटिशर्स की अनुकंपा से मिली है, ये स्टेट कैटेगरी 3 स्टेट हैं और इन्हें कहा गया प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट्स। प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट स्टेट्स। खूबसूरती से सभी उदाहरणों के तौर पर प्रोटेक्टेड, आपको 3 स्टेट्स हमने समझा दिए। इसी से तो सारी कहानी थी, ये 3 स्टेट ही समझ आने मुश्किल हो जाते थे। सारी कहानी क्या है सुनिए। ब्रिटिशर्स ने कई तरह की पॉलिसीज़ प्ले की हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्ले करेंगे। भारतीय राजा राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, मिलिट्री अलायंस करने के लिए, बॉर्डर डिफेंस करने के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, किसी नए एरिया को जीता है, वहाँ की सोसाइटी को
एसिमिलिएट करने के लिए किन्हीं भी कारणों से या अपने निजी स्वार्थ के लिए कई विवाह करते थे, अनेकों विवाह होते थे, अनेकों संतान उत्पन्न होती थी। इतने विवाह, उनसे इतनी संतानें, ब्रिटिशर्स ने देखा कि इस देश में पक्का सिक्का तो कभी जमेगा ही नहीं, क्योंकि ये संतानें तो कभी ख़त्म होंगी नहीं। एक एक राजा के मरने पर 15-15 विधवाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में इतने सारी संतानें कैसे ख़त्म करेंगे और किस ग्राउंड पे पूरा अनेक्स करेंगे? और कब तक इन प्रिंसली स्टेट्स के इस तरह एग्जिस्ट करने को लेके हम रूल करते रहेंगे एज अ सॉवरेन? सोवरेनिटी अंडर द सॉवरेन कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक अपने रूल के अधीन इन प्रिंसली स्टेट्स को, चाहे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में ही सही, बट बर्दाश्त करेंगे? 1800 ऑनवर्ड्स ही सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जब फॉलो हुआ वेलेस्ली के समय, एज ए रेजिडेंट ये टेरिटरीज में घुसे राजाओं की, किसी न किसी तरीके से इन्होंने इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट किया या ऑलरेडी डिसरप्टेड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का फ़ायदा उठाया। इन्होंने तरीके से जितने भी यंग रूलर्स थे, उनकी जगह पर उनके बूढ़े चाचे या बूढ़े ताए ढूंढ के गद्दियों पर बैठाने शुरू किए, लोगों को अपने कॉन्फ्रेंस में ले ले करके, ताकि वो बूढ़े चाचा और ताए या बूढ़ा कोई ब्रदर वो गद्दी पे बैठेगा तो संतान उत्पन्न करने की उसकी क्षमता तो है ही नहीं, है कि नहीं? और उसके आगे जो बच्चे हैं, जो वंशज हैं, तरीके से युद्ध करा के उनका सफाया करना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। ऐसे में एक समय में भारतीय शासक जो गद्दी पे थे, बूढ़ी उम्रों पे थे, शादियां कर भी रहे थे, बच्चे हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि प्राकृतिक सीमाएं भी तो कुछ होती हैं ना भाई, कुछ नेचुरल लिमिट्स भी तो होती हैं। राजा होने से क्या होता है तो ह्यूमन। ऐसे में अब इसके पास उपाय ये बचता था, जो भारतीय कल्चर शुरू से सपोर्ट करता था, कि आप बच्चे को गोद ले सकते हो और वो बच्चा आपके वंश को, आपके साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। इसे दत्तक पुत्र या एडॉप्टेड सन कहते थे। ये भारत में एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन यह कल्चरल कंसेप्ट ही तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ख़त्म करना था। लेकिन ये तभी हो सकता था ना जब राजा के नेचुरल हेयर अपेरेंट ना हो, और वो तभी होंगे जब राजा बूढ़े चुने होंगे, ताकि वो शादियां तो कर रहे हैं पर बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे में अडॉप्टेड बच्चे को हम गद्दी देंगे नहीं। ये 1800 से फॉलो हुआ। धीरे धीरे पूरे देश के युवा राजाओं को सफाया करके बूढ़ऊ राजा वहाँ पर बैठा दिए गए, और इसके तहत देश की राजनीति बदली गई। देखिए क्या क्या तरीके होते हैं। अब कुल मिलाकर के हुआ क्या, इंडिपेंडेंट स्टेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट स्टेट थे और ये जो प्रोटेक्टेड स्टेट थे, इनकी खासियत थी। क्या खासियत थी सबऑर्डिनेट और प्रोटेक्टेड स्टेट्स की? जो क्लास 2 स्टेट हुआ करता था सबऑर्डिनेट स्टेट, इसके लिए क्लॉज था कि अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के राजा को कोई भी संतान गोद लेनी है, उसे प्रायर अप्रूवल ब्रिटिशर्स की लेनी होगी। अगर वो ब्रिटिशर्स की प्रायर अप्रूवल लेने जाता है तो ये ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिशन है, उनका स्वयं विवेक है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, वो अप्रूवल देते हैं कि नहीं। तो उनके पास राइट टू डिनाई भी था, वो मना भी कर सकते थे। ऐसे में अप्रूवल लेने के बाद भी अगर राजा गद्दी पे बैठा है, उसका प्रिविलेज किसी भी टाइम एंड भी हो सकता है। तो प्रिविलेज एंड करने की ताकत भी थी, राइट टू डिनाई भी था कि आप गोद नहीं ले सकते। ध्यान रहे कैटेगरी 2 में था ये। कैटेगरी 3 को तो ये भी परमिशन नहीं थी। अगर वो ये कहे एक बूढ़ा राजा कि मैं बस थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो रहा हूँ, मुझे एक बच्चा गोद ले लेने दीजिए, कहते नहीं, कैटेगरी 3 स्टेट में होना, प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट वाले। हमने तुम्हें रिवाइव और इंस्टॉल किया था ना, कहते हैं हाँ, कहते सॉरी देन नो प्रोविजन एट ऑल, आप नहीं ले सकते गोद। कहता अच्छा फिर ऐसे ही, हाँ कहते आपके बाद हम संभालेंगे। कहते ओके। किसी बुद्धिजीवी ने पूछ लिया लॉर्ड डलहौजी को कि सर हमारी इस पॉलिसी को अगर इंटेलेक्चुअल गलियारे में जस्टिफाई करना पड़ जाए, आधार क्या है हमारी इस नीति का? कहता सुनो, आधार समझा, कोई भी चीज़ हमारी निरर्थक तो नहीं होती, बेसलेस तो नहीं होती। देखो हम बाइलिंगुअल लेक्चर देते हैं, आपने कभी नोटिस की ये बात? जैसे निरर्थक माने बेसलेस, तो ऐसे हम इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, हिंदी भी। सभी राज्य खुश रहेंगे, यही हमारे लेक्चर का आधार है। अब आप इसमें अगर उन्मादी या दीवाने हो जाएं कि सर ट्राइलिंगुअल दे दें, पंजाबी भी ऐड कर दें, अब आप खुद ही तय करिए कि आपको क्या चाहिए। लैंग्वेज तो 2 ही होंगी, पंजाबी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। ओके, आइए इधर। तो कुल मिलाकर के इसमें कृतिका, जो 3rd स्टेट थे, उनको मना किया गया
बेसिस क्या दिया गया, कहते सुनो दो बातें होती हैं, ये जो बिंदु है ये एक राजा है और इस राजा के दो अधिकार हैं, एक तो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, और एक है राइट टू गवर्न। तो डलहौजी कहता है कि देखो आपने जो सन अडॉप्ट किया उसका उस राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी पे अधिकार हो सकता है सक्सेसरशिप में, राइट टू इनहेरिटेंस में, वंशानुगत अधिकार में, संपत्ति का अधिकार तो हो सकता है, बट ऐसे कैसे कि मृत्यु से एक महीना पहले, एक दिन पहले एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, पूरी रैयत पूरी प्रजा उसको सब्जेक्टेड कर दें। राइट टू गवर्न थोड़ी ना किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो राइट टू गवर्न थोड़ी ना हो सकता है। वो तो जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर गवर्नमेंट के लिए जैसा हम तय करेंगे वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रैयत, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स, अकॉर्डिंग टू द ये। तो एक पर्सनल राजा की सीमाओं में उसकी संपत्ति हो सकती है, लेकिन राज्य ये संपत्ति नहीं, ये तो डेलिब्रेशन का खेल है, चर्चा है, जिम्मेदारी की बात है। कहते सर भारत समझ पाएगा आपकी इस सोच को, कहते समझाएंगे। कहते जैसे ही हम ये बात करते हैं ना राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू गवर्न, मतलब आज के बाद से हमारे पास राइट टू लैप्स आ गया है कि हम उस पर्सन की राइट टू प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज करते हुए राइट टू गवर्न को लैप्स कर सकते हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, कि उसे हम खत्म कर सकते हैं। ओके, एस्चीट, ESCGEAT, एस्चीट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। कहते ठीक है सर कर सकते हैं। किसी ने कहा सर इतिहास आपको मानेगा इसका फादर, आपने दी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी, कैसा अगर IAS वाले कैंडिडेट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो डीपली पढ़ लेंगे, उनको पता लग जाएगा कि ये मैंने एक्सक्लूसिवली नहीं दी। यह 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक ऑर्डर इशू किया था कि भारतीय राजाओं में जो एक इंडल्जेंस क्रिएट हो रही है ना बच्चे गोद लेने की, उन्हें हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि बच्चा गोद लेना उनका कोई अधिकार नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि बच्चे गोद लेने ही लेने हैं, इंडल्ज ना हो, ये प्रिविलेज है, ये एक तरह का बेनिफिट है जो हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं। सो वो अधिकार के क्षेत्र, अधिकारों के तौर पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे गोद लेने हैं, ये तो हम प्रिविलेज दे रहे हैं, ये बात मान के चलें। कभी भी प्रिविलेज कर्टेल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। 1834 में माहौल बनाया, 1841 में ऑर्डर जारी कर दिया, कहते हैं ऐसा करो कि जो भी राज्य जो हम पे प्रोटेक्टेड या डिपेंडेंट थे, उनमें से कुछ राज्यों ने लिटरली हमारी अनुमति के बिना ही बच्चे गोद ले लिए हैं, इनको जाकर के अनेक्स कर लो। तो बहुत पहले ही 1839 से 1842 के बीच में महाराष्ट्र के इलाके में जलाऊं है, कोल्हापुर है, और 1842 में सूरत, ये अनेक्स हो गए थे पहले, ये पहले ही हो गए थे। ऐसे में भारत में अगर आपसे कोई यह पूछे कि फिर डलहौजी का इस पॉलिसी में क्या रोल है, तो वही है जो वेलेस्ली का था सब्सिडरी अलायंस में। डलहौजी ने इसे स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, इसे ऑर्गेनाइज किया, इसे प्रॉपर एग्जीक्यूट किया और इसे पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म कर दिया। ओके, यूनिफॉर्म बना दिया, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दे दिया। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से जानी जाती है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला राज्य जो अनेक्स हुआ है वो है सतारा, 1848। सतारा महत्व रखता है, मराठा प्राइड, मराठा डिग्निटी को जिंदा रखने के लिए शिवाजी के वंशजों को ढूंढ करके यहाँ पे बैठाया गया था, जहाँ पूरे देश से मराठे ख़त्म कर दिए गए थे। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, एज अ सिंबल जिंदा रखा गया था। और शिवाजी के जो वंशज ढूंढे थे वो थे प्रताप सिंह। अब प्रताप सिंह राज कर रहे थे, उनके सक्सेसर भी आ रहे थे। 1839 में जो प्रताप सिंह वाली लीनियज है उसके अलग के ब्रदर वाली लीनियज में से अप्पा साहेब ने 1839 में गद्दी ले ली। अप्पा साहेब के लीगल हेयर अपेरेंट बचे नहीं मृत्यु के दौरान, ऐसे में गोद लेने जा रहे थे, गोद ले लिया। ब्रिटिशर्स कहते कि अप्पा आपने तो अनुमति भी नहीं ली, आपको नहीं पता था कि सतारा कैसे बनाया गया है। पेशवा राज कर रहे थे और मराठा सरदार थे भारत में, शिवाजी तो कब के ख़त्म थे उनके वंशज, हमने आपको ढूंढ ढांड के हमने गद्दी पर बैठाया, तो ये सतारा तो हमने इंस्टॉल किया था, हमने रिवाइव किया था। आप कैटेगरी 3 में आते थे, आपको नहीं पता लगा, आप पढ़ते लिखते नहीं थे, कागज़ पत्रों को जो हम आपको लगातार लेटर भेजा करते थे आपने कभी खोल के भी नहीं देखे। तो इसकी वजह से आपको तो हमसे प्रायर कंसेंट लेना था, आपने वो नहीं लिया अप्पा, तो अब नहीं हो सकता। ओके,
1848 सतारा अनेक्स, सतारा कब्जा। बहुत बड़ा आघात था मराठा प्राइड को, मराठा डिग्निटी को, पूर्ण रूप से ख़त्म, और एक आधार बनेगा 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के ग्राउंड बन रहे हैं, बस आप समझ लीजिए, यहीं से शुरू होते हैं। अगला राज्य संबलपुर, 1849 संबलपुर। संबलपुर के राजा तो इतना डूब गए, नारायण राव, इन्हें यह भी ध्यान नहीं दिया कि चलो कोई पुत्र दत्तक ले तो लूँ। बिना पुत्र दत्तक लिए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। शायद ये जान गए होंगे कि फ़ायदा ही क्या है, परमिशन लेने जाएंगे तो मिलेगी नहीं, बिना परमिशन के नौटंकी करके लेके फ़ायदा क्या है, क्योंकि बाद में उसे हरास करेंगे और फिर नाम भी जुड़ जाएगा कि नारायण राव का पुत्र है, नाम लश्कर बड़े परेशान होंगे। ऐसे में क्यों किसी बालक का जीवन खराब करना, बिना गोद लिए ही निकल लिए। बड़ी आसानी से 1849 में अंग्रेज़ों ने संबलपुर अनेक्स कर लिया, क्योंकि ये भी उनका ही क्रिएटेड स्टेट था, उनका इंस्टॉल। कहानी अब बड़े स्टेज पे आती है। 1853-54 कहानी नागपुर की है। बड़ा राज्य था, महत्वपूर्ण राज्य था। शिवाजी के भोंसले वंशजों में से सीधे वंशज यहाँ आ रहे थे, जो पूरा रुतबा रखते थे मराठा साम्राज्य में। अब 1853-54 के दौरान क्या हो गया, शासक जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। रानी के द्वारा ये कहा गया कि मैं पुत्र दत्तक लेती हूँ, उन्हें हम गद्दी पे बैठाएंगे। कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1817 में जब नागपुर से संधि हुई थी, उसके बाद 1818 में मराठा वॉर के बाद छोटे माइनर राघोजी को बैठाया था हमने गद्दी पे, राघोजी 3। माइनर बड़े हुए, 1830s का टाइम आने लगा, अपना कार्यभार संभालने लगे, स्ट्रांग हो गए, फिर उनके आगे वंशज होने लगे। अंततः अब वंशज कोई भी नहीं है। रानी, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। कहते नहीं, अनुमति दीजिए, ये दत्तक पुत्र है, मैंने उनकी मृत्यु उपरंत से लिया। कहते ऐसे नहीं होता मैडम, आप मृत्यु के बाद कुछ भी ले लो, हम कैसे अलाउ कर देंगे। मेन कहानी ये है कि अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट टू गवर्न नहीं है। रानी ने अंदाज़ा लगाया कि प्रॉपर्टी बहुत वृहद है, नागपुर तो बड़ा राज्य था। कहते ठीक है, फिर प्रॉपर्टी का करिए सेटलमेंट। कहते हाँ, जो भी राजा की निजी संपत्ति होगी वो आपको दी जाएगी। कहते मतलब ये कि जो कितना भव्य साम्राज्य आप देख रही हैं, इतनी संपत्ति आप देख रही हैं, ये तो उन्होंने राजा रहते हुए अर्जित किया, और ये पब्लिक फाइनेंस से अर्न किया है, रेवेन्यू के माध्यम से किया है, पर्सनल अकाउंट से तो नहीं किया है। तो ये तो राज्य को जाती है ज़मीन, सारा महल, जायदाद, संपत्ति। तो आई एम सो सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत भी आपके पास कुछ नहीं है। कहते ये तो ठग लिया आपने हमें, जो भी है इसे ब्रिटिश रूल कहते हैं। कहते फिर इस सब का क्या करोगे। कहते हम भी नहीं रखेंगे, सरकारी संपत्ति से लिया गया है ना, देश को ही समर्पित करेंगे, इसकी बोली लगाएंगे, बोली में जो जितना महंगा बोली लगाएगा उसे लेंगे और रेवेन्यू यूज़ करेंगे। आपको कोई भी चीज़ प्रिय है, बोली में आके ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 लाख पाउंड उस समय में बोली से ही मात्र इकट्ठा हुआ था, जबकि 2-2 लाख पाउंड के रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनकी जान निकल जाती थी। तो ये था नागपुर, जो बहुत ही ब्रुटल आस्पेक्ट से बिड कर दिया गया, और मराठों की डिग्निटी इतनी हर्ट हुई कि मतलब वो मराठा साम्राज्य, वो भोंसले जो शाहजी से शिवाजी होते हुए संभाजी से शाहूजी तक इतने महान रहे, और ये अल्टीमेटली बिड हो गया, नीलामी हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से यह प्राइड भी हर्ट हुआ। 1857 के विद्रोह में बाकी कहानी समझाएंगे। अब बारी आती है झांसी की रानी। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, और झांसी की कहानी को अब ऐसे समझते हैं। देखिए, झांसी पहले वास्तल हुआ करते थे पेशवाओं के। अब 1818 के मराठा थर्ड वॉर में पेशवास तो ख़त्म कर दिए गए, और बाजीराव 2 को खुद पेशवा का ऑफिस ख़त्म करके पूना में उत्तर प्रदेश कानपुर के बगल में बिठूर भेज दिया गया, और बिठूर में पेशवा रूल करने लगे। ऐसे में अब झांसी मुक्त हुआ, तो झांसी में वहाँ के शासक इंस्टॉल हुए राव रामचंद्र को स्थापित किया अंग्रेजों ने। समय आगे बढ़ा, 1833-84 में गद्दी पर आए रघुजी राव। आगे बढ़ा, 1838-39 में गद्दी पर आए गंगाधर राव। अब गंगाधर राव, उनकी पत्नी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई। समय आगे बढ़ा, गंगाधर राव की दत्तक संतान थी, अडॉप्टेड सन,
ब्रिटिशर्स ने उन्हें एड्रेस नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया कि इन्होंने हमसे अप्रूवल नहीं ली। ऐसे में झांसी को अनेक्स 1854 में किया। लगातार रानी झांसी अपनी उस संतान के साथ प्रयास करती रही, तात्या टोपे का समर्थन मिला और 1857 के विद्रोह की मेन लीडर थी। विद्रोह चाहे सैनिकों ने शुरू किया, लेकिन उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड की पेशवा बाजीराव टू के वंशज नाना साहिब ने, जिन्हें अंग्रेजों ने कहा कि आप भी अडॉप्टेड सन हो, आपको भी अब बिठूर नहीं मिलेगा। वह गंगाधर राव की पत्नी यानी कि मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई और वह तात्या टोपे। तो ये तीन खिलाड़ी मेन लीडिंग फोर्स के तौर पर है 1857 में। आगे बढ़ते हैं, समय आगे बढ़ा। ये नहीं था कि केवल अनेक्सेशन के दौर चल रहे थे, टाइटल्स और पेंशन्स भी ख़त्म की जा रही थी। इस समय तक बहुत से ऐसे शासक थे जिनके टाइटल्स ख़त्म कर दिए गए थे। जैसे आज की डेट में कर्नाटक के नवाब का टाइटल एंड था। ये कहा गया कि आपके आने वाले आगे के नवाब नहीं कहलाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सूरत के टाइटल्स और अनेक्सेशंस कंप्लीट। तंजौर के राजा का टाइटल ले लिया गया कि आप आने वाले समय में राजा नहीं कहलाएंगे। बहुत से ऐसे शासक थे जिनको ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आपके आने वाले वंशजों को अब वो पेंशन्स और टाइटल्स नहीं मिलेंगे जो आप लेते। तो एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ द पेंशन्स का जिम्मा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। यहाँ तक लेटर भेज दिया गया इनके द्वारा कि जो बहादुर शाह टू है, मुग़ल सम्राट हैं, उसको दी जाने वाली पेंशन और टाइटल्स ख़त्म ना कर दिए जाएं। तो ऐसे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की फटकार लगी कि ऐसा नहीं करना है। अभी आप बहुत ही दूर और बहुत ही फास्ट शासन करना चाह रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू गो वेरी फार बट वेरी फास्ट एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। इससे आप ही को विद्रोह झेलना पड़ेगा। तो फिर वो थोड़े शांत हो गए। ऐसे में अब आता है वो स्टेट जिसको अनेक्स करने पर इन्हें मैक्सिमम बदनामी झेलनी पड़ी। कोई रीज़न ही नहीं था। अवध 1801 से ही सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली ने की थी, तब से लेकर अब तक सबसे ओबीडियंट, सबसे जेन्युइन स्टेट। कभी संधि की कंडीशंस नहीं तोड़ी, हमेशा उसका पालन किया, लगातार रेवेन्यू मिलिट्री का खर्चा देते रहे। तो कैसे इनको हटाएं? दूसरा, बड़े लेवल पर बहुत सारे पुत्र थे, कैसे ख़त्म करें? पुत्रों की भी कमी नहीं, शासक बहुत जेन्युइन भी है, कोई शर्त भी कभी तोड़ी नहीं। ऐसे में कोशिश करनी पड़ेगी अवध को ख़त्म करने की। तो ग्राउंड बनाई गई मिस गवर्नमेंट की, मिस रूल की, कि यहाँ पर प्रशासन और गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही। ऐसे में 1848 कर्नल स्लीमैन को भेजा गया एज ए रेजिडेंट और कर्नल स्लीमैन को बोला गया कि आप वहाँ की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, गवर्नमेंट की वर्किंग को ऑब्जर्व करते हुए हमें रिपोर्ट फाइल करो। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप मिस गवर्नमेंट की रिपोर्ट फाइल करते हुए हमें रिकमेंडेशन दो कि हम अनेक्स करें। जैसा आज की डेट में केंद्र सरकार को अगर किसी राज्य का गवर्नर ये रिकमेंडेशन दे तो राष्ट्रपति के पास शक्ति आ जाती है कि वो आर्टिकल 355 के तहत मिस गवर्नमेंट को कंकोर्ड करते हुए या किसी भी राज्य की इंटरनल सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह से आर्टिकल 365 भी इस चीज़ का समर्थन करता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी ग्राउंड्स तब भी एग्जिस्ट किया करती थी। कर्नल स्लीमैन ने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीजेंट की हालत बहुत ख़राब है, रेवेन्यू कलेक्शन सही नहीं है, रैयत के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अब तक लाए हैं भारत में, अवध ने उनको लागू नहीं किया अपनी टेरिटरी में। ये करने पड़ेंगे। इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, इन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। ये नहीं कर रहे। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर दें, नए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। लेकिन अनेक्सेशन प्रेफर नहीं करता मैं, अभी अनेक्सेशन की टाइम है। ये बर्दाश्त नहीं हुआ डलहौजी को कि अनेक्सेशन प्रेफर नहीं करता। ये कैसी रिपोर्ट है? बुलाया गया कर्नल स्लीमैन को, नया कर्नल अपॉइंट, नया रेजिडेंट अपॉइंट है, ये हैं आउटरैम को अपॉइंट किया। अगर आउटरैम ने वही किया जो चाहते थे डलहौजी, उन्होंने वही रिपोर्ट प्रिपेयर की और उसमें रिकमेंड किया कि अनेक्स किया जाए। बंगाल गवर्नर जनरल काउंसिल के पास रिकमेंडेशन पहुंची और बंगाल गवर्नर जनरल काउंसिल ने इस रिकमेंडेशन पर अमल किया। उन्होंने ये कहा कि हमारी राय ये बनती है कि अनेक्स करना बनता है। अब जब उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दे ही दी गई तो कितनी बड़ी बात है। उस रिकमेंडेशन को पालन करने के लिए तो लालायित थे लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने उस रिकमेंडेशन का पालन करते हुए नवाब वाजिद अली शाह को मैसेज भेजा कि आप गद्दी एब्डिकेट कर दीजिए मिस गवर्नमेंट। वाजिद अली शाह ने कहा कि ये ठीक बात नहीं, युद्ध के हालात बने, 1 महीने तक कन्फ्रंटेशन भी रहा थोड़ा बहुत, लेकिन वाजिद अली शाह समझ चुके थे कि लड़ने का कोई लाभ नहीं।
पेंशनर हो जाना ही ठीक है। फाइनली वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब, उन्हें गद्दी से उतारा गया। 1856 अवध का अनेक्सेशन किया गया और वाजिद अली शाह को पेंशन दे दी गई। तो मिस गवर्नमेंट के नाम पे एक तरह का अनएथिकल वर्क है। ना तो इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन इसे सपोर्ट करती थी, ना उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस इसे वारंट करती थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये किया गया। ऐसे में वाजिद अली शाह का ये कहना था कि किस विस गवर्नमेंट की बात आप करते हैं लॉर्ड डलहौजी, आपके द्वारा वेलेस्ली के समय में बताया गया रेजिडेंट अपना पैरेलल दरबार लगा रहा है, नए ऑफिसर क्रिएट कर रहा है, उसके द्वारा नए ज़मींदार, नए ताल्लुकदारों को नए तरह के पट्टे दिए गए हैं, आपके द्वारा एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स जो लिए गए हैं, किस समय से? उस समय से ही जब से वारन हेस्टिंग था, ट्रीटी ऑफ बनारस साइन की 1773 में, उसके बाद से आपकी कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स, और उसके बाद आपकी कंपनी यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रही। मेरा व्यापारी नाश हो गया, मेरा आर्टिज़न नहीं चल पा रहा है, मेरे कारीगर के पास रोज़गार नहीं, और मेरा किसान काम नहीं कर रहा। ऐसे में आपकी इतनी भारी सेना के लिए मैंने गोरखपुर, रोहिलखंड सारा, गंगा यमुना द्वाब का सारा इलाका दे दिया। मेरे हाथ में है क्या? मैं कहाँ से जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस इंस्टीट्यूशंस, और कहाँ से मैं प्रशासन ढंग से चलाऊँ? इसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं अब पूरी तरह से नदारत था इन जिम्मेवारियों से, लेकिन जिम्मेदार आप थे, हालात आपने बनाए। ये मिस गवर्नमेंट का ठीकरा आपके सर पे फूटता है। आपने पहले ऐसे ग्राउंड क्रिएट किए और बाद में उन्हीं ग्राउंड के दम पर आपने अनेक्स किया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अनेक्स हुई, अनेक्सेशन वाया कॉन्केस्ट भी हुई। सो लॉर्ड डलहौजी ने हर पॉलिसी फॉलो की। आप अनेक्स वाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करिए, आप अनेक्स वाया मिस गवर्नमेंट करिए, और या फिर आप अनेक्सेशन वाया आउटराइट कॉन्केस्ट करिए। इसमें दो स्टेट्स बलि चढ़ेंगे, एक बर्मा और दूसरा सिख। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली कहानी सिखों की समझते हैं। देखिए, सिखों ने पहला बैटल झेल लिया था, द फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो सिख। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि 1844-46 का वो समय था, फर्स्ट बैटल हुआ। उस बैटल के तहत लाहौर के दरबार में अंग्रेज़ों को जगह मिल गई थी, सब्सिडरी अलायंस का पालना हो चुकी थी, फॉलो हो चुका था। ऐसे में लॉरेंस ब्रदर पंजाब की हिस्ट्री से जाने जाते हैं, जिनमें पहले लॉरेंस ब्रदर में जॉन लॉरेंस है इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉरेंस है इंपॉर्टेंट। तो मिस्टर लॉरेंस एज अ रेजिडेंट कोर्ट में बैठे हुए हैं। उनकी पॉलिसी समवट लिबरल होती थी। समय बदला, एक नया पर्सन वहाँ पर एज अ रेजिडेंट बैठा आकर के लाहौर के दरबार में, और इस रेजिडेंट का नाम है फ्रेडरिक क्यूरी। फ्रेडरिक क्यूरी जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज और कंसोलिडेट करना चाहता था पंजाब को। ऐसे अगर हम पंजाब की कहानी को ऑब्जर्व करें, हमने एंग्लो सिख बैटल डिटेल में कराई है। आज हम डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हमें एनेक्सेशन को समझना है। एंग्लो सिख बैटल डिटेल में रिपीट करने का कोई चिंता, कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में क्या किया गया? अगर हम भारत की बात करें, पंजाब के क्षेत्र की बात करें, तो उसके पंजाब के वेस्ट के मुल्तान के इलाकों में एक पर्सन हुआ करता था, मूलराज। अब ये जो मूलराज हुआ करता था, ये एक तरह का ज़मींदारी राइट रखता था, बड़े स्ट्रॉन्ग। इसके पास अपना किला भी था और अपनी सेना भी थी। फ्रेडरिक क्यूरी ने ये कहा कि क्योंकि रेवेन्यू सेटलमेंट अब हमारी जिम्मेदारी है, हम रेवेन्यू को रीवैम्प कर रहे हैं, नया डाटा, नया कलेक्शन मैकेनिज़्म है, उसके अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू का शेयर इतना बनता है। मूलराज ने अपने तरफ से भी तर्क दिए, तर्क वितर्क चलते रहे। मूलराज उस चीज़ के लिए माना नहीं। फ्रेडरिक क्यूरी ने अपने नियमों का पालन कराने के लिए दो पर्सन्स को भेजा। ये पर्सन मॉडर्न है, एक वैंस एग्न्यू और दूसरे लेफ्टिनेंट एंडरसन। जब वैंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन कुछ सिखों का ही सेनापति के तौर पर साथ लेकर के आगे बढ़े, तो वैंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन के वहाँ पहुँचने पर मूलराज के द्वारा कन्फ्रंट किया गया, डिमांड्स मानी नहीं गई और मूलराज के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब वैंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन ने मूलराज की अरेस्ट डालने की कोशिश की, तो मूलराज के सैनिकों ने विद्रोह किया। ऐसे में इस भीड़ से, इन लोगों से बचाने के लिए किसी तरह से वैंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन को उसी गांव की एक मस्जिद में रख दिया गया। लेकिन हालात यकायक बदल गए। जब भीड़ को, गांव को, मूलराज को पता लगा कि रीइंफोर्समेंट आते ही हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर भीड़ ने इन्हें मस्जिद से निकाल करके मार दिया। ये ख़त्म कर दिए गए। ये ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा ब्रेच माना कि आपने इन्हें क्यों ख़त्म किया एट एनी कॉस्ट। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अल्टीमेट मिस गवर्नमेंट है। भीड़ मॉब लिंचिंग का ये केस है, क्राउड कंट्रोल में नहीं है।
ऐसे में मूल राज के द्वारा छेड़ा गया यह बिगुल बढ़ाया गया, यह विद्रोह पूरे पंजाब में फैल गया। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें पंजाब की, तो हज़ारे का गवर्नर था, वह भी साथ आ मिला। सेना आगे बढ़ी, सिखों ने अफ़गानों के साथ कोलैबोरेशन की और अफ़गानों की तरफ से लीडर था दोस्त मोहम्मद। उसे ये कहा गया कि महाराजा रणजीत सिंह के समय से जो पेशावर हमारे पास हैं, हम वो पेशावर तुम्हें देते हैं, तुम अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारा समर्थन करो। अफ़गान और सिख फोर्सेस अलग अलग लीडर के तहत एकजुट हो गई, युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन डलहौजी के द्वारा लॉर्ड गफ, तो एंग्लो सिख वार का मेन पर्सन लॉर्ड गफ को सेना के तौर पर भेजा गया। 3 युद्ध हुए, रामनगर, चिलियांवाड़ा और गुजरात। पंजाब में भी एक, पाकिस्तान में एक गुजरात है। रामनगर, चिलियांवाड़ा, गुजरात के युद्ध में कुछ में सिख कामयाब रहे, कुछ में अंग्रेज, लेकिन फाइनली गुजरात के बैटल में सिख ख़त्म किए गए, हरा दिए गए। याद रहे, सिख जर्नैलों में से कुछ सेनापति अंग्रेज़ों से पहले ही मिल चुके थे, सिखों की सेना में सेंध लग चुकी थी। उसी का नतीजा था कि अंग्रेज़ युद्ध जीत पाए। अदरवाइज सिख कौम बहुत ही ब्रेव और बहुत ही टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग कौम के तौर पर जानी गई है सेना के माध्यम से। ऐसे में जब इनको ख़त्म किया गया तो फाइनली ये सारे प्रोसेस की शुरुआत नवंबर 1848 में हुई और सारी प्रक्रिया का अंत मार्च 1849। तो मार्च 1849 पंजाब अनेक्स्ट। 29 मार्च 1849 को ये प्रक्रिया फाइनल की गई। महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों में महाराजा दलीप सिंह को उसी समय लंदन भेजा गया, 12 लाख की पेंशन लगा दी गई और रानी जिंदा को, जो लाहौर दरबार का अंदर एक कमेटी बनाई गई, उसमें जगह दी गई। कुछ वहीं के मेंबर भी उसमें बैठेंगे और ब्रिटिश ऑफिसर मेन अथॉरिटी के तौर पर सारे डिसीजन को सैंक्टिफाई करेगा। ये प्रक्रिया चलती रही। समय आने पर महारानी जिंदा को भी यहाँ से ख़त्म किया गया और अल्टीमेटली 1859 10 साल के बाद पंजाब को लेफ्टिनेंट गवर्नर नसीब हुए और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन लॉरेंस थे। और जॉन लॉरेंस ने पंजाब की नहरों के लिए, पंजाब के एग्रीकल्चर के लिए, पंजाब की विकास के लिए कार्य किए हैं। ओके, ये था पंजाब का अनेक्सेशन जो 1849 मार्च में कंप्लीट हुआ। पंजाब सदा सदा के लिए अंग्रेज़ों का हुआ और पंजाब की वो भव्य टेरिटरी कई सारे पंजाब के दरबार में ही इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर काम कर रहे लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनमें बांट दी गई, जिनमें बहुत इम्पॉर्टेंट थे पहाड़ी राजा डोगरास। और यही डोगरास हैं जिन्हें उसी समय की महाराजा रणजीत सिंह की रियासतों में से महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर की रियासत मिली और इन्हीं के वंशजों में से महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारतीय संघ में आने के लिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बर्मा का अनेक्सेशन समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। अगर हम बर्मा की बात करें तो ये बर्मा आपके सामने है। बर्मा के शासक हुआ करते थे और आप जानते हो ना, प्रभनूर 1824 से 26 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर चली। शासक कौन हुआ करता था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट। और उस पूरी युद्ध का अंत ट्रीटी ऑफ यंदाबू से हुआ। यंदाबू ट्रीटी, देखो आप इसे इंग्लिश में यंडाबू कहें तो कुछ भी कहें, टेंशन ना लिया करो। यंदाबू, इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग राइट्स मिल चुके थे बर्मा में, बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई थी। तो इसी के तहत ब्रिटिश व्यापारी बड़ी तेज़ी से यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, इन बंदरगाहों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब ब्रिटिश व्यापारी अपने साथ कई तरह के वॉरशिप्स भी साथ लेके चलते थे। जो बर्मा का शासक था ये उसकी सॉवरेनिटी पर अटैक था। बर्मा के शासक के व्यापारियों का नुकसान हो रहा था ब्रिटिश व्यापारियों के ट्रेड करने से, और बंदरगाहों पर बर्मा के शासक ने ये देखा कि ब्रिटिश व्यापारी अपनी मनमर्जियाँ करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा उनके जो बर्मा के शासक के लोकल गवर्नर होते थे, उनके ऑफिसर्स ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को, ब्रिटिशर्स ऐसा आरोप लगाते हैं कि हरास करते थे, अलग अलग तरह की टोल ड्यूटीज़ लेते थे, पेनल्टीज़ लेते थे, कई तरह से हमारे ऑपरेशंस, हमारे सामानों की फ्रिस्किंग की जाती थी, कंसाइनमेंट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था और फिर पेनल्टी वसूली जाती थी। तो वो लगातार डलहौजी से मांग कर रहे थे कि हमें हरास करते हैं, परेशान करते हैं, आप आके इसका कोई सोल्यूशन करिए। और एक खासियत ये हो गई कि 2 कैप्टन हुआ करते थे, उनके शिप कैप्चर कर लिए बर्मा के शासकों ने और उनसे पेनल्टी वसूली। एक कैप्टन शेपार्ड हुआ करता था, एक हेल्विस हुआ करता था। ऐसे में डलहौजी को बहाना मिला और डलहौजी ने अपनी सेना भेजी उन व्यापारियों की बात सुनने के लिए, और ये जो कैप्टन 2 पकड़े गए हैं, इनको जो पेनल्टी लगाई है, इसके बदले कंपनसेशन मांगने के लिए।